जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस कवर किया था, जो आप लोगों को कल लेक्चर का लिंक शेयर किया गया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसमें आप लोगों के जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें सेलुलर स्वेलिंग और डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पीएच, जिसमें इंट्रासेलुलर पीएच जो है वो कम हो जाती है और माइलिन फिगर्स की अपीयरेंस, सेल ब्लब्स वगैरह जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रासेलुलर पीएच अगर कम होती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, माइलिन फिगर्स क्या होते हैं, सेल ब्लब्स क्या होते हैं। ये आप लोग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, माइलिन फिगर्स और सेल ब्लब्स। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप लोग का है नेक्स्ट पेज से रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पीएच। अब इंट्रासेलुलर पीएच जो है बेसिकली जब एटीपी सिंथेसिस, यहाँ पे उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि जब एटीपी सिंथेसिस आपकी बॉडी में कम हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जैसे ही एक्टिवेट होता है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि आपके पास जो भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है तो एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। अब अगर इस तरह से होगी तो ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स पढ़े हुए हैं, जिसमें आप लोगों ने बताया कि अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी तो उसके रिजल्ट में पायरोविक एसिड और लैक्टिक एसिड बनेंगे। ठीक है। अब लैक्टिक एसिड की जब एक्युमुलेशन हो जाएगी, जब इकट्ठी हो जाएंगी, उसकी वजह से इंट्रासेलुलर जो सेल की पीएच होगी, इंटरनल पीएच होगी, वो कम हो जाएगी। सेल की इंटरनल पीएच कम होने की वजह से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज आपस में क्लम्प कर जाएंगी। ठीक है। उनकी क्लम्पिंग होने की वजह से जैसे ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज जो है वो क्लम्प कर जाएंगी, जिसकी वजह से लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है वहाँ से लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। जब वो रिलीज़ होंगे तो वो डैमेज करेंगे। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने याद रखना है कि एटीपी की सिंथेसिस ने कम होना है, एंजाइम ने एक्टिवेट होना है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगी। उसकी वजह से क्या क्या नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज कैसे क्लम्प होती हैं, उनके क्लम्पिंग होने की वजह से जैसे ही ऑर्गेनेल्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, उनकी वजह से लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से क्या होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और वहाँ पे डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ये है करेक्टरिस्टिक्स रिवर्सिबल इंजरी की। फिर इसमें जो है माइलिन फिगर्स और सेल ब्लब्स। माइलिन फिगर्स क्या होता है कि जिसमें जो है ना जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, वर्ड लाइक मतलब स्पायरल शेप्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो जो सेल ब्लब्स है, सेल ब्लब्स क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे साइटोस्केलेटन की जो है ना वो डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन जो कि सेल का स्केलेटल होता है। अगर सेल का स्केलेटल ही जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो इट मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन में अगर डिफॉर्मिटी आ जाती है, आप लोग खुद देखो कि एक सेल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही होती है ना। अगर सेल मेम्ब्रेन में डिफॉर्मिटी आ जाएगी तो इट मीन्स कि वहाँ से जो सब्सटेंसेस अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उनमें भी जो है प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इंजरी हो जाएगी। ये सारी किसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, रिवर्सिबल इंजरी की, जो आप लोगों ने 4 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें आप लोगों ने सेलुलर स्वेलिंग के बारे में पढ़ा, डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स का पढ़ा, इंट्रासेलुलर पीएच कम हो जाती है, माइलिन फिगर्स आ जाते हैं, सेल ब्लब्स आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी में कहता है 2 तरह के चेंजेस आते हैं, एक तो न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं और एक साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आते हैं। न्यूक्लियर चेंजेस सिंपल, जिसमें न्यूक्लियस के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है। कैरियर हेक्सिस और कैरियर लाइसिस। कैरियर हेक्सिस में क्या होता है कि पिक्नोटिक न्यूक्लियस, पिक्नोटिक न्यूक्लियस के एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जो डेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पिक्नोटिक न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कैरियर हेक्सिस। और कैरियर लाइसिस क्या होता है कि जिसमें जो है ना न्यूक्लियस जाता तो लाइसिस में ही है, मतलब पार्ट्स में ही डिवाइड होता है, लेकिन पिक्नोटिक नहीं होता। ठीक है। विदाउट पिक्नोसिस जो है अगर न्यूक्लियस ब्रेकडाउन कर जाता है उसको आप कैरियोलाइसिस कहोगे, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस पिक्नोटिक होगा और वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन कर जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, कैरियर हेक्सिस। इन दोनों का एमसीक्यू जाता है, कैरियर हेक्सिस का भी, कैरियर लाइसिस का भी, सेल ब्लब्स का भी और माइलिन फिगर्स का भी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। फिर आप लोग के पास आ जाती हैं साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। अब साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं उनमें चेंजेस आती हैं जब सेल मेम्ब्रेन से कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है, कैल्शियम जो है सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा अंदर आता है। अंदर आने की वजह से क्या होगा कि वो एज अ पॉइजन काम करता है। ठीक है। किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस जब हो जाती है, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा मिकदार में होती है, आप लोग को पता है कि वो एज अ पॉइजन ही एक्ट करती है।
अब क्या होगा कि वहाँ से सेल मेम्ब्रेन की, ये हम लोगों ने पहले बात कर ली हुई है कि मेम्ब्रेन की डिफॉर्मिटी हो जाती है। जैसे ही मेम्ब्रेन की डिफॉर्मिटी हो जाती है वहाँ से एंजाइम्स का लॉस भी होगा, प्रोटीन्स का लॉस भी होगा, लाइसोसोम्स की स्वेलिंग्स भी हो जाएगी, एंजाइम्स की लीकेज भी ज़्यादा हो जाएगी। इन सब के होने की वजह से वहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि खुद को ही जो है ना वो सेल्फ डाइजेशन कह लो आप लोग, सेल के कंपोनेंट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब वहाँ पे ये कैसे होती है ऑटोलाइसिस जो है, उसका मेन जो फंक्शन है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑटोलाइसिस होती किस वजह से है। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। जैसे ही ऑर्गेनेलीज जो हैं उनकी क्लम्पिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर जो है ना एक प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। वहाँ पे सेल के अपने ही सेल जो हैं उनके कंपोनेंट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। और यहाँ पे ना एक एग्जांपल है कि आप लोग के पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, अगर उसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि MI हो गया। ठीक है, अगर आप लोग जो है ना MI के बारे में पढ़ते हो, कहता है कि जिस तरह कार्डियक मसल्स में हम लोग जो स्पेसिफिक एंजाइम को देखते हैं, क्रेटिनाइन काइनेज को, ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे MI होने के चांसेस हैं या MI हो चुका है। लेकिन इसी तरह अगर आप लोग पढ़ते हो लीवर के बारे में पढ़ते हो, लीवर में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि आप लोगों ने एलानिन का एस्पार्ट का पढ़ा था ना, उसी में उसमें भी हम लोग जो है वो ALT का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आप लोग चेक करते हो कि उनका लेवल ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्रिटिकल स्टेज की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, या आप लोगों ने याद रखना होता है कि किन एंजाइम्स के लेवल्स को देख के अगर वो एवरेज में हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो वो किसी ना किसी इंजरी, किसी डैमेज की तरफ ऑर्गन को लेके जा रहे होते हैं। मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट का आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है कि जब एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होती है, तो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस दोनों की एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, ये जो है ना ये MCQs है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये छोटा सा टेबल है जिसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इन सारे सब्सटेंसेस की, अगर ये सारे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एक जगह इकट्ठे होना शुरू कर दें, इनकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये सारे आप लोगों ने जो है ना इनके नाम याद कर लेना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैटी चेंज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी एक जगह पे ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, उसको आप क्या बोलोगे, फैटी चेंज। इसका सेकंड नेम है स्टीटोसिस, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका सेकंड नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन साइट्स, इसकी कॉमन साइट्स के नेम भी याद कर लोगे तो इनफ है। कॉमन साइट्स और इसकी कॉजेज, इनके नेम सीधे सीधे आप लोगों ने याद रखने हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी और इसकी, हाँ एक चीज़, सिग्निफिकेंस ऑफ फैटी चेंज, ये वाला यहाँ पर निशान लगा लो जो मेन आप लोग का करने वाला है। पहले माइल्ड चेंज आएगा बिल्कुल थोड़ा सा, फिर मॉडरेट की तरफ जाएगा, फिर सीवियर की तरफ जाएगा, ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। पिगमेंटेशन, हमारी बॉडी में कहीं पे भी कलरिंग मटेरियल की डेपोजिशन हो जाए, कहीं पे भी कलरिंग मटेरियल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन। अब कुछ एक्सोजीनियस पिगमेंट्स आते हैं जो हम बाहर से इनहेल करते हैं, या तो इनहेल करेंगे या इंजेक्शन करेंगे या फिर इंजेक्शन के ज़रिए हम ले रहे हैं, या एंडोजीनियस, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ अगर वो एक जगह इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, कलरिंग मटेरियल होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया हमारी बॉडी में। ठीक है, ये आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि इसमें भी एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस जो है ना वो कौन से होते हैं। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, इसमें एक डिफरेंस आता होता है और इसकी डिफाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में अगर कहीं पे कैल्शियम साल्ट्स और उसके साथ थोड़ी सी मिकदार में आयरन, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो एक जगह पे डिपॉजिट होना या फिर उनकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। इसमें दो वर्ड्स हैं, डिस्ट्रोफिक और एक आपके पास है मेटा। अब यहाँ पे ना ये एक डिफरेंस है आप लोगों के पास, ये वाला डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। पूरे पैराग्राफ आप लोग पढ़ोगे सारा यही लिखा हुआ है। डिस्ट्रॉफिक क्या होता है कि जो पहले से डैमेज टिश्यू है वहाँ पे अगर कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो आपको हम बोलेंगे ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। लेकिन अगर वही कैल्सिफिकेशन हेल्दी टिश्यूज़ में हो रही है, अच्छे वाले टिश्यूज़ है, वहाँ पे वो स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेटिक। अब ये हेल्दी टिश्यूज़ में क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ही मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो गई, जबकि डिस्ट्रॉफिक में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा नहीं होता। ठीक है,
और इसमें आप लोगों ने वही चीज़ आ गई कि इसकी कॉज जो है डिस्ट्रॉफी की वो हाइपरकैल्सीमिया बिल्कुल भी नहीं है, जबकि जो दूसरी साइड पे मेटास्टेटिक है उसकी कॉज में क्या आएगा, हाइपरकैल्सीमिया। ये मेन डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्टली आता है या वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी कॉजेज़ आप लोग एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना, इनकी डिफ़ाइन अच्छे से कर लेना, अच्छी वाली डिफ़ाइन कर लेना इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसे कहते हैं, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि सेल्स की जो एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ऐसे इवेंट्स हमारी बॉडी में जिनकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, ठीक है, प्रोग्राम्ड नहीं होती, अचानक से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। अब नेक्रोसिस में जो है ना वो कहता है कि इसमें सेल डेथ होगी प्लस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब है कि जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। मैकेनिज्म क्या होती है कि दो तरह से, या तो एंजाइम्स की डिग्रेडेशन हो गई है या फिर प्रोटीन्स की डीनेचरेशन हो गई, दोनों में दो चेंजेस आएंगी तो हमारे पास क्या होगी, नेक्रोसिस होगी। ये आप लोग एक दफ़ा जो है ना एंजाइम्स वाला और प्रोटीन वाला ये नहीं, लेकिन जो नेक्रोसिस की टाइप्स है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस की कौन कौन सी टाइप है यहाँ पे देखो, कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, गैंग्रीनस, कैशियस, फैट, फिब्रिनाइट और गैंग्रीनस नेक्रोसिस। स्पेशल साइट्स में और बेसिक टाइप्स में दोनों ही याद करनी है और अच्छे वाली करनी है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होती है कि जिसमें जो नेक्रोटिक सेल्स होते हैं ना वो अपनी आउटलाइन को मेंटेन रखते हैं। नेक्रोटिक सेल्स क्या होते हैं कि उनकी जो बाहर वाली, अब देखो एक सेल है वो अंदर से तो डैमेज है लेकिन जो उसकी बाहर वाली आउटलाइन है ना वो बिल्कुल ठीक होगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। वो किस में आएगी, वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में आएगी। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्टली किन ऑर्गन्स में होती है, ये एमसीक्यूज के लिए या वाइवा के लिए पूछ सकते हैं कि किडनी, हार्ट, एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ पे मोस्टली होती है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने, और इसका मैकेनिज्म, सबके मैकेनिज्म पढ़ोगे, सब में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने हर एक में यही लिखना है। लिक्विफेक्टिव, लिक्विफेक्टिव में क्या होता है कि जिसमें लिक्विड बन जाएगा, सिंपल सी बात है कि जिसमें प्रोटीन्स जो होंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। कैशियस नेक्रोसिस में क्या होता है कि अब इसमें दोनों मिक्स होती हैं, कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव दोनों मिक्स होकर आपके पास कौन सी आएगी, कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस में एक चीज़ी होमोजीनियस नेक्रोटिक मटीरियल बन जाता है, ठीक है। आप लोग को भी पता है कि जब हम एक लिक्विड को, एक सॉलिड चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, वहाँ से याद रख लेना कि एक सॉफ्ट, ड्राई, चीज़ी, होमोजीनियस नेक्रोटिक मटेरियल बनेगा। ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग कर लेना। इसकी एग्जांपल क्या कहते हैं कि ट्यूबरक्यूलस ग्रैनुलोमा। ट्यूबरक्यूलस ग्रैनुलोमा कहाँ पढ़ा हुआ आप लोगों ने, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के चैप्टर में हम लोगों ने ग्रैनुलोमा के बारे में पढ़ा था कि ग्रैनुलोमास किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल उसने क्या बताई हुई है, ट्यूबरक्यूलस ग्रैनुलोमा। अब ये जो ग्रैनुलोमास होते हैं, ये सारा आप लोगों ने इन्फ्लामेशन में पढ़ा हुआ है, तो ये प्रोसेस आप लोग को आना चाहिए और अच्छे वाला आना चाहिए। फिब्रिनाइट, फिब्रिनाइट कौन से होंगे, जो आर्टीरियल वाल्स में होंगे। आर्टीरियल वाल्स में जब कोई भी नेक्रोसिस, सेल्स की नेक्रोसिस हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, फिब्रिनाइट नेक्रोसिस, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे आप लोग के पास। अच्छा ये ना आप लोग इनकी डिफाइन अच्छे से कर लेना, ये कहाँ कहाँ पे किस किस ऑर्गन पे होती हैं, ये चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसकी 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स का डिफरेंस आना चाहिए। तीनों टाइप्स का डिफरेंस आप लोग किस तरह से करोगे, सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लो। कहता है कि इसकी डिफाइन में 3 चीज़ें आती हैं, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन और पुट्रीफेक्शन। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल डैमेज हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाना किसी जगह पे, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कोई भी जो है ना आके क्या करते हैं कि उस चीज़ को इन्फेक्ट कर देते हैं। पुट्रीफेक्शन में क्या होगा, माइक्रोबियल डैमेज। पुट्रीफेक्शन हम कहते हैं माइक्रोबियल डैमेज को, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई डैमेज हुआ हो तो हम उसको पुट्रीफेक्शन कह देते हैं। गैंग्रीन की आप लोगों ने एक अच्छी वाली डिफाइन, और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, थ्रोम्बोसिस, एम्बुलस। थ्रोम्बोसिस और एम्बुलस में क्या डिफरेंस है कि थ्रोम्बोसिस वो होती है जो किसी भी आर्टरी में, जैसे आप लोगों के पास एक आर्टरी है, यहाँ पे कोई क्लॉट बन गया, इसने यहाँ से ब्लड को स्टॉप कर दिया, ये ब्लड को नेक्स्ट नहीं जाने दे रहा, ये होगा थ्रोम्बोसिस। लेकिन जो ये क्लॉट बना है अगर ये मूव करेगा, कभी ये इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये मूव करता रहता है तो हम इसको जो नाम देंगे वो होगा एम्बुलस। लेकिन अगर यही क्लॉट एक जगह पे रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसिस। ये भी आप लोग का वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके नाम याद कर लेना, इसकी कॉजेज़ किस किस वजह से। अब 3 टाइप्स हैं इसकी, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। इन तीनों का डिफरेंस जो बेस्ट है ना वो ये वाला है, ये वाला।
ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है इन तीनों के डिफरेंस में, आप ये सारे पॉइंट्स लिख देते हो तो इनफ होगा आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ नहीं लिखी हुई कि ड्राई गैंग्रीन कौन से पार्ट्स में होती है, वेट गैंग्रीन कौन से पार्ट्स में होती है, ठीक है, गैस गैंग्रीन मोस्टली कौन से पार्ट्स में होती है, ये आप लोगों ने थ्योरी में से याद करना है। ड्राई गैंग्रीन कहते हैं कि ड्राई गैंग्रीन जो है मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ भी होती है। जिस तरह आप लोगों ने कोएगुलेटिव में पढ़ा था कि सेल की जो आउटर लाइन है वो मेंटेन रहती है, बिल्कुल इसी तरह ड्राई गैंग्रीन में डिमार्केशन की जो लाइन होती है लिविंग और डेड सेल्स के दरमियान, डिमार्केशन का मतलब है कि अगर ये कुछ लिविंग सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं, इन दोनों के दरमियान एक लाइन है, ये मेनटेन रहेगी। अगर ये वाली सेल्स डैमेज हैं तो डैमेज है, लेकिन इस लाइन, ये वाली जो लाइन है ना हेल्दी टिश्यूज़ वाली, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये डिमार्केशन की लाइन जो है ये मेंटेन रहेगी, जबकि दूसरे गैंग्रीनस की टाइप्स में आप लोग पढ़ोगे कि ये मेंटेन नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसमें वो कहता है कि लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। उसके अलावा आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉक होती है, लेकिन वीनस ड्रेनेज, वीनस जो ब्लड सप्लाई है वो कोई भी अफेक्ट नहीं होती, कोई भी बबल्स नहीं बनते, कोई स्मेल नहीं होते, ठीक है। टिश्यूज़ जो है वो ब्लैक नहीं होते। अगर इन्फेक्शन और पुट्रीफेक्शन है तो वो बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में होता है, बिल्कुल कम अमाउंट में होता है। लेकिन जो वेट गैंग्रीन होती है ना, ये इंटरनल ऑर्गन्स में आ जाती है। इसमें ना तो लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, कोई प्रॉपर लाइन ही नहीं होती, हेल्दी और डैमेज सेल इकट्ठे ही होते हैं। आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है, ब्लैक कलर भी होता है, और इन्फेक्शन और पुट्रीफेक्शन सीवियर वाला होता है, ठीक है। और ये होती कहाँ है, अपेंडिक्स में और लिम्स में। नेक्स्ट आप लोग के पास है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन एक्सपोज पार्ट पे होगी, एडीमा प्रेजेंट होगा। क्रैपिटस कहते हैं कोई भी क्रैकलिंग सेंसेशन, जब हम किसी ऑर्गन को जो है पालपेट करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई सेंसेशन फील होती है, उसको क्रैपिटस कहते हैं। ये न्यू है, इसमें क्रैपिटस पहले दोनों वालों में नहीं है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि गैंग्रीन की कौन सी टाइप है जिसमें क्रैपिटस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ये आप लोग ना भी करो तो खैर है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट अच्छे से करनी है आप लोगों ने। एपिप्टोसिस जो है ये हम लोग जो है आप लोग की दूसरी बुक है, पैथो की जो बुक है आप लोग की फोर्थ वाली, वहाँ से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। एपिप्टोसिस के मैकेनिज़म्स हैं, इसके पाथवेज हैं, ये हम लोग वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। सेलुलर अडेप्टेशन, सेल इंजरी तक हो गया आप लोगों का। अब हम बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशन की। जब किसी इन्वायरमेंट में कोई भी इंजरी होती है लेकिन आप वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, सेल जो है वो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन। अब सेलुलर अडेप्टेशन की जो है कौन कौन सी एक सेल जो है वो एक आप देखो ना, आप किसी न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हो, आप घर से हॉस्टल में आते हो, आपने अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट किया, जैसा भी इन्वायरमेंट था जो भी था आपने एडजस्ट किया, वो क्या हुई आपकी अडेप्टिव चेंजेस। और अपनी लाइफ में अडेप्टिव चेंजेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको नहीं पता आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। बी पॉजिटिव। अडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर होंगी, आप लोग उतना ज़्यादा अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीखोगे, अपनी लाइफ के साथ जिस तरह की सिचुएशन होगी उसको हैंडल करना सीखोगे। स्टडिंग का नहीं दिल कर रहा, लेकिन आपको पता है कि मैंने खुद पे फोकस रखना है, ठीक है। ये जो खुद पे फोकस रखना है ना, अपने नफ्स पे को एक काबू रखना, ये आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी भी फील्ड में, पढ़ाई की फील्ड हो, काम की फील्ड हो, कोई जॉब होल्डर है, कोई स्टूडेंट है, अपने आप पे इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि इंसान को अपने आप पे कंट्रोल हो, ठीक है। अब कहते हैं कि मोस्ट जो अडेप्टिव चेंजेस आती है कौन सी है, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। एट्रोफी क्या होता है कि जिसमें सेल का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है जिसमें सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरप्लेजिया जिसमें सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है। और मेटाप्लेजिया जिसमें सेल की टाइप ही चेंज हो जाती है। इन सब में डिफरेंस याद रखना है। सेल का साइज़ या तो कम होगा या बढ़ेगा, सेल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। देखो कैसे, अगर ये एक सेल है, इसके अंदर इतने सेल जो है ना, सेल एक सेल के अंदर ये एक जो साइज़ है वो इतना है, सेल का साइज़ बढ़ा लेकिन जो अंदर वाले थे ना वो उतने ही रहे, ना कम हुए ना ज़्यादा हुए। इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल का साइज़ सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा है, उसके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन एट्रॉफी क्या बोलोगे, जिसमें उसका साइज़ डिक्रीज़ करेगा। और हाइपरप्लेजिया जिसमें सिर्फ उसके सेल के नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ये है, इसमें सेल का अगर 3 थे तो बाद में 4, 5, 6, जिसमें सिर्फ हम नंबर्स की बात करेंगे वो क्या होगा, वो हाइपरप्लेजिया होगा। और मेटाप्लेजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लेजिया में मेटाप्लेजिया होता है कि जिसमें सेल की टाइप ही चेंज होगी। लाइक अगर सेल था सर्कल में, स्टार में आ गया, स्टार में था
तो वो थोड़ा सा ओवल शेप में चला गया, मतलब कि सेल की टाइप ही चेंज हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाप्लेजिया। ठीक है, ये आप लोगों ने इनकी टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब एट्रॉफी हम क्या कहते हैं कि जिसमें सेल के सब्सटेंस जो है वो लॉस हो जाता है। सेल के सब्सटेंस का लॉस होने की वजह से सेल का साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाएगा, इसको आप एट्रॉफी बोलोगे। इसकी कॉजेज़ और इसकी टाइप्स सेम है। अगर आप लोग इसकी कॉजेज़ पढ़ोगे और इसके टाइप्स पढ़ोगे ना कंपेयर करके, तो दोनों सेम है। ठीक है, इस्कीमिया में क्या होता है कि जिसमें ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो वो जो पार्ट होगा, वो जो ऑर्गन होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। डिसयूज़ में, जिसमें हम किसी चीज़ का यूज़ ही नहीं कर रहे, तो भी वो कम हो जाएगा। डिनर्वेशन में अगर वहाँ पे सप्लाई ही नहीं जा रही, नर्व के ऊपर कोई प्रेशर है, प्रेशर में क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। एंडोक्राइन डेफिशिएंसी में हार्मोनल डेफिशिएंसी हो गई है, उसकी वजह से जो है ना वहाँ पे प्रॉपर कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा, उसका साइज़ कम हो गया है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सिनाइल एट्रोफी क्या होती है कि जो एज की वजह से हो जाती है। इसकी टाइप्स और कॉजेज़ को कंपेयर करके पढ़ना आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जिसमें सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। आप कहते हैं कि ये दो तरह से होता है, या तो फिजियोलॉजिकल होता है या अडेप्टिव होता है। फिजियोलॉजिकल वो होता है कि जिसमें जो है ना यूट्रस का साइज़ प्रेगनेंसी की वजह से खुद ब खुद हार्मोन्स की वजह से चेंजेस हो रहा है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे, वो होता है फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी के फंक्शंस की वजह से जो हो रहा होता है। लेकिन अडेप्टिव क्या होता है कि जिसमें हम खुद अडेप्ट करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया कि अडेप्टिव चेंजेस वो होते हैं जो हम खुद अपने अंदर लेके आते हैं। अडेप्टिव चेंजेस में कार्डियक और स्केलेटल मसल्स, आप जिम में जाते हो, आप अपने स्केलेटल मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ करते हो बार बार एक्सरसाइज करने की वजह से, बार बार जिम में जाने की वजह से। ठीक है, वो क्या होती हैं, वो अडेप्टिव चेंजेस होती हैं। इसकी एग्जांपल्स भी अच्छे से कर लेना आप लोग। फिर आता है हाइपरप्लेजिया, जिसमें सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब कहते हैं कि हाइपरप्लेजिया भी दो तरह से होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है, जिसमें हार्मोनल आ जाता है आप लोगों के पास। अब फिजियोलॉजिकल में हार्मोनल वही चीज़ आ गई जो मैंने आप लोगों को कहा कि जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, हार्मोन्स की वजह से हो रही है। जिस तरह फीमेल के ब्रेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोलिफ्रेशन हो रही है। अब फिजियोलॉजी क्या था कि जिसमें आपकी बॉडी के फंक्शन की वजह से, कि प्रोलिफ्रेशन में क्या होता है कि सेल के जो नंबर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, किस वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से और लैक्टेशन की वजह से, या फिर इसमें उसने वही चीज़ बोली है कि यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा, हाइपरप्लेजिया होगा वहाँ पे। ठीक है, ये भी हार्मोन्स की वजह से। जो चीज़ हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में हो रही है वो क्या होती है कि जो आपकी आप कह सकते हो कि फिजियोलॉजिकल वो हो रही है। कंपनसेटरी क्या होती है कि जिसमें हमारी बॉडी में एक ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा, दूसरे के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी। जिस तरह वो कहते हैं कि एक किडनी है, एक जो है वो रिमूव हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है, तो दूसरे के ऊपर अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भी हाइपरप्लेजिया ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होने लग जाएगा। और एक होता है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, जिस तरह आप लोगों ने कैंसर में सुना हुआ है कि वहाँ पर क्या होता है कि सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है सेल्स की, वो क्या होती है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अच्छा जी, उसके बाद मेटाप्लेजिया में मैंने आप लोगों को बताया कि मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि जिसमें सेल की जो टाइप है वो ही चेंज हो जाती है। सेल की टाइप चेंज हो गई, इट मीन्स कि वहाँ पे जो दूसरी तरह के सेल्स आए हैं वो फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे लेकिन उस तरह का फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। लाइक आप किसी पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ रिप्लेस करते हो, तो ठीक है, अगर एक मैनेजर था एक बैंक में, वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहा है, लेकिन अगर दूसरा मैनेजर आ गया तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ तो चेंजेस होंगी। पहले वाला मैनेजर को एक्सपीरियंस था, उसका फंक्शन ही यही था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग से यही थी, उसको हर चीज़ का पता था। ठीक है, वो अच्छे से परफॉर्म करते थे, लेकिन जैसे ही वो चेंज हुआ वहाँ पे चेंजेस आई। अब कहते हैं कि ये भी दो तरह के होता है, एक एपिथेलियल होता है और एक मेसेनकाइमल होता है। अब जो एपिथेलियल होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप लोग के पास कहता है कि जिस तरह इसकी एग्जाम्पल उसने दी हुई है कि सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलेटेड एपिथेलियम होती है आपकी ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में। ठीक है, जब आप लोगों ने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था अपनी एनाटॉमी में, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में ये वाली एपिथेलियम होती है, यूट्रस में ये वाली एपिथेलियम होती है, या फिर अगर आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा हो, ब्लैडर के बारे में पढ़ा हो, वहाँ पे ये वाली एपिथेलियम होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या होता है कि सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर जो है ना वो रिप्लेस हो जाती है स्ट्रेटिफाइड से क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स यूँ है कि यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट आती हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, अब सिंपल जो आप लोग के पास एपिथेलियल होता है ना, इसमें सिर्फ एपिथेलियल चेंजेस आती हैं और कोई चेंजेस नहीं आती। सेल्स आ जाते हैं लेकिन जो दूसरे वाले आते हैं ना वो भी वही मैकेनिज्म परफॉर्म करते रहते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा कि वो वही वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन लॉस क्या होगा कि जो दूसरी तरह के सेल्स आएंगे वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में म्यूकस की प्रॉपर सेक्रीशन नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग के पास मेसेनकाइमल होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें
आप लोग के पास जो है ना मेटाप्लीज़ा हो जाता है, फिब्रोब्लास्ट जो है वो ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे बोन बनना स्टार्ट हो जाती है। और अगर वहाँ पे बोन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो जो आप लोगों ने एपिथेलियल के बारे में पढ़ा वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन जो ये मेसेनकाइमल है ये क्या होती है, ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो ज़्यादा डेंजरस होती है वो कौन सी होती है, वो मेसेनकाइमल होती है। और ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि दोनों में से रिवर्सिबल कौन सी है, इरिवर्सिबल कौन सी है, ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने जो है ना मेन डिफाइंस जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को पॉइंट्स बताए गए हैं वो आप लोगों ने सारे करने हैं। सबकी टाइप्स आप लोग को आनी चाहिए, जो बॉक्सेस हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी जो आप लोग का पोर्ट से करने वाला होगा वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला आप लोगों ने अच्छे से करना है।